नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है जो कि 15 नंबर का आता है, उसमें जो पहला टॉपिक है मौर्य काल में कला, साहित्य और विज्ञान, उसको अपन ने स्टार्ट कर रखा है। मौर्य काल में साहित्य 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुका है। अभी अपना मौर्य काल में कला और विज्ञान का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। जिसमें अपन ने कला में अपन ने देखा कि मौर्य काल में 2 प्रकार की कलाएं हैं। एक तो लोक कला है आपकी, और एक क्या है, राजकीय कला। एक लोक कला और एक राजकीय कला साथियों। लोक कला में मूर्ति निर्माण को हम लोगों ने पढ़ लिया था, और राजकीय कला यानी कि जो राजकीय लोगों के द्वारा विकसित की गई, एक प्रकार से राजा के द्वारा जो विकसित की गई, राजा के द्वारा जो कार्य, जो कला से संबंधित कार्य करवाए गए, वो अपन ने पढ़ेंगे इसमें, है ना। और इसमें अपन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो अभिलेख को अपन पढ़ेंगे इसमें, एक अपन राजप्रासाद को पढ़ेंगे, ठीक है। राजप्रासाद के बाद में अपन जो इसमें स्तूप और चैत्य, स्तूप, चैत्य या विहार, ठीक है, इनको अपन पढ़ेंगे। तो अभिलेखों को अपन पढ़ रहे हैं। अभिलेखों में अपन 4 चीजें पढ़ेंगे: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहाभिलेख और मुद्राभिलेख। तो मुद्राभिलेख, गुहाभिलेख और शिलालेख अपन ने सम्राट अशोक के थे, उनको पढ़ लिया। अभी अपन जो मौर्य काल में स्तंभ लेख अपने को मिले हैं, उन स्तंभ लेखों का डिटेल से अपन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, स्तंभ लेख भी शिलालेख की तरह वृहद और लघु दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में अपन केवल वृहद शिलालेखों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन लघु शिलालेखों को भी देखेंगे। तो ये अभी तक का रिवीजन था। और हमने एप्लीकेशन पर, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। आरपीएससी एग्जाम्स विथ के नाम से है, और आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे मात्र 500 रुपये दे करके हमारे फर्स्ट ग्रेड जीके का जो पूरा सिलेबस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ई नोट्स भी मिलेंगे। साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जैसे ही टॉपिक होगा उसकी टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ना। एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मौर्य काल का टेस्ट अपलोड किया, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने दे भी लिया। आप लोग भी ज़रूर दे करके देखें, बहुत अच्छा टेस्ट है और बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन है। यानी कि आप जो उनका बिल्कुल एक प्रकार से उन प्रश्नों को बिल्कुल उनके जो व्यू एनालिसिस में जाके जब आप आंसर उनके देखेंगे, तो बिल्कुल उनके जो आंसर वो विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन उनके साथ किया हुआ है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी अदरवाइज आप जो है वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। स्तंभ लेख से संबंधित एक बात कही गई है, किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल के अनुसार अशोक को स्तंभ लेख लगवाने की प्रेरणा जो है वो ईरानी शासक डोरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, तो डोरियस प्रथम से जो है स्तंभ लेख लगवाने की प्रेरणा किसने ली? अशोक ने ली। किसके अनुसार? जॉन मार्शल के अनुसार ऐसा हुआ है। चलिए अभी बात करते हैं वृहद स्तंभ लेखों की। देखिए, 2 प्रकार के स्तंभ लेख हैं, वृहद और लघु। सबसे पहले बात करेंगे वृहद स्तंभ लेखों की, जिनकी संख्या जो है, अशोक के जो वृहद स्तंभ लेख हैं वो 7 हैं साथियों संख्या में, और 6 स्थानों पर ये मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये आपका एक प्रकार से स्तंभ हो गया। इस स्तंभ के ऊपर अगर इस प्रकार से अपन 7 लाइनें लिखवा देते हैं, 7 लाइनें अगर इस प्रकार से लिखवा दें, तो ये एक लाइन का मतलब एक स्तंभ लेख हो गया। तो 7 लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? 7 स्तंभ लेख, ठीक है। यानी कि स्तंभ लेखों की संख्या पूछी जाए तो 7 है, और कितने स्थानों पर मिलते हैं? 6 स्थानों पर। यानी कि अशोक ने 7 लाइनें, ठीक है, 6 अलग अलग पत्थरों पे लिखवा ली। 7 लाइनें वही की वही 7 लाइनें 6 जगह 6 पत्थरों पे लिखवा के लगवा दी। तो इस प्रकार से 7 तो आपके क्या है? स्तंभ लेख हैं, और 6 स्थानों पर लगाए गए हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको शिलालेख में बताया था, कुछ इसी प्रकार का कार्य जो स्तंभ लेख में भी किया गया है। तो संख्या इनकी 7 है, और 6 स्थानों पर लगाए गए हैं। केवल आगे आपको बताऊंगा, केवल एक स्तंभ लेख, केवल एक ही ऐसा स्तंभ लेख है जिसके ऊपर 7 लाइन है, बाकी सभी के ऊपर 6 लाइन है, ठीक है। वो कौन सा है बताएंगे आगे। पहले थोड़ा बात कर लेते हैं जो भारतीय स्तंभ लेख थे। जो भारतीय स्तंभ लेख थे वो और ईरानी स्तंभ लेख, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? देखिए, भारतीय स्तंभ लेख में एक चीज आप इस चित्र से भी देख सकते हैं कि आपकी क्या, मिट्टी के अंदर भी इसको गड़वाया गया शिला को, और बाहर भी इस शिला को इस प्रकार से रखा गया। अब एक चीज आप ध्यान में से देख सकते हैं, नीचे से ये शिला चौड़ी है और ऊपर से क्या, सक्रिय है साथियों, ठीक है। और इसके ऊपरी भाग पर इस प्रकार से एक फलक बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इस भाग को फलक। और इस फलक के ऊपर पशु का अंकन किया जाता है साथियों। और जो ईरानी स्तंभ है उसमें क्या किया गया? मानव मूर्ति साथियों लगाई गई है।
यानी भारतीय में तो पशु अंकन किया गया है और ईरानी स्तंभ में मानव अंकन किया गया, यानी मानव की मूर्ति, वहाँ पे मानव का चित्र बनाया गया है। ठीक है, और जो आपकी ईरानी स्तंभ लेख वो मिट्टी के ऊपर नहीं साथियों, या तो मेधी बना करके या इस चबूतरा बना करके उसके ऊपर लगाए गए हैं। साथ ही भारतीय स्तंभ लेख तो नीचे से चौड़े और ऊपर से सकरे हैं, जबकि ईरानी स्तंभ लेख एक ही समान है, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक जैसे ही है, यानी कि बराबर चौड़ाई के हैं। ठीक है, अब देखिए ईरानी स्तंभ लेख है उसमें अवांग, फलक के नीचे अवांगमुखी कमल नहीं है, अधोमुखी कमल जिसको अपन बोल सकते हैं, जबकि भारतीय स्तंभ में अवांगमुखी कमल है। साथियों मैं आपको आगे इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा आप चित्र से भी समझ लें। ये जो आपका भाग होता है, ये वाला भाग, इसको साथियों क्या बोलते हैं, यष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यष्टि साथियों इसको कहा जाता है। और ये एकास्म पत्थर से बना है। भारतीय स्तंभ लेख एकास्म पत्थर यानी कि एक ही पत्थर से, पूरा एक ही पत्थर है, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। जबकि यहाँ पर जो ईरानी स्तंभ लेख साथियों, उनमें अनेक प्रकार के टुकड़े जोड़ करके उनको बनाया जाता है। और ये भारतीय स्तंभ लेख तो ऊपर से बिल्कुल चिकने होते हैं, पॉलिश किए होते हैं, बिल्कुल सपाट होते हैं, जबकि ईरानी स्तंभ लेख साथियों जो सपाट नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं, विखंडित अवस्था में होते हैं। ठीक है, और एक प्रकार से इधर इस प्रकार से नालियां इसमें बनाई गई होती हैं, नालीदार ही होते हैं, जबकि भारतीय स्तंभ लेख नालीदार नहीं होते साथियों, बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल एकास्म पत्थर के बने होते हैं, चपाट चिकने पत्थर, एकदम चमकदार पॉलिश का प्रयोग इनके ऊपर किया गया होता है, जबकि ईरानी स्तंभ लेख में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और भारतीय स्तंभ लेख बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में खड़े, जमीन में गाड़ दिया बस। ठीक है, बाकी जो ईरानी स्तंभ लेख है वो आपका मेधी या चबूतरा बना करके उसके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए भारतीय स्तंभ लेखों में जो आपका एक प्रकार से जो पत्थर प्रयुक्त हुआ है वो चुनार के पीले पत्थरों, चुनार कहाँ पे स्थित है, यूपी में। तो यूपी में जो चुनार है, चुनार के पत्थर, चुनार के पीले पत्थरों का प्रयोग जो है वो साथियों किया गया है भारतीय स्तंभ लेखों को बनाने में सम्राट अशोक के द्वारा। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस, अब इस डिफरेंस को थोड़ा लिख करके यहाँ मैंने बता रखा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय स्तंभ पर फलक पर पशु मूर्ति है, जबकि यहाँ पर मानव मूर्ति मिलती है ईरानी स्तंभ लेख में। ठीक है, एकास्म पत्थर, सपाट पत्थर का प्रयोग किया गया भारतीय स्तंभ लेख में, जबकि नालीदार और टुकड़े जोड़ करके बनाया गया है ईरानी स्तंभ लेख। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में भारतीय स्तंभ लेख। ठीक है, जबकि ये मेधी और चबूतरे पर इनका निर्माण किया गया है। फिर निश्चित स्थान पर नहीं है भारतीय स्तंभ लेख, जाहिर सी बात है कोई निश्चित स्थान पे थोड़ी इनको जैसे उखाड़ा और दूसरी जगह लगा दिया, जबकि जो ईरानी स्तंभ लेख हैं और ये कहीं भी लगाए गए, कोई जरूरी नहीं है कि निश्चित स्थान का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है इनको महलों में ही लगाया गया है भारतीय स्तंभ लेखों को, ये दूर दराज के एरियाज में वैसे भी लगाए गए हैं। ठीक है, तो निश्चित स्थान नहीं है इनका। जबकि ईरानी स्तंभ लेख जो भी जितने भी मिलते हैं वो सारे के सारे जो ईरानी स्तंभ लेख जो राजप्रासाद यानी महलों में लगाए गए हैं। ठीक है, और भारतीय स्तंभ लेख नीचे से चौड़े और ऊपर से सकरे हैं। ईरानी स्तंभ लेख जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर एक समान है। जबकि भारतीय स्तंभ लेख मैंने आपको बताया, भारत में जो भी भाषाएं प्रयुक्त होंगी, भारत के स्तंभ लेखों में, शिलालेखों में जो भी भाषाएं प्रयुक्त होगी वो सारी की सारी ब्राह्मी लिपि होगी। कौन सी लिपि प्रयुक्त होगी, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में है, जबकि ये ईरानी स्तंभ लेख जाहिर सी बात है यूनानी लिपि में होंगे। ठीक है, और भारतीय स्तंभ लेख में अवांगमुखी कमल है जस्ट फलक और यष्टि के मध्य। ठीक है, फलक और ये यानी कि फलक से जुड़ा हुआ और यष्टि पर वो बना हुआ है। ये देखिए फलक से ऊपर जुड़ा है और यष्टि से बना हुआ ये अवांगमुखी कमल है, लेकिन यहाँ पे ईरानी स्तंभ लेख में कोई भी कमल जो है वो नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा डिफरेंस है इनमें। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं साथियों, बहुत बार, मतलब आपको कथन दे देंगे कि निम्न कथनों में से सत्य कथनों का कूट का चयन करें। ठीक है, फिर आपको जो है वो इन पूरी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखा है तो डेफिनेटली स्तंभ लेख से कोई भी प्रश्न आ जाए आप गलत नहीं करोगे साथियों, निश्चित है ये बात, बहुत आराम से सही कर पाओगे। अब देखिएगा आगे, वृहद स्तंभ लेख 7 लाइनें उत्कीर्ण हैं, 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, यानी कि 7 है इनकी संख्या और 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, सीधी सी बात है। केवल दिल्ली टोपरा पर ही 7 लाइनें, अन्य पर 6 लाइनें, यानी कि दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है उसी में केवल 7 लाइन है, बाकी सभी में 6 लाइन है। ठीक है, इसमें जो स्तंभ लेखों है अशोक की राज आज्ञाएं, ठीक है, जो राज आज्ञाएं हैं उनको और जन कल्याण से संबंधित जितनी भी घोषणाएं हैं उनको और साथ ही धर्म का उल्लेख जो वो इसके ऊपर मिलता है।
ठीक है। धम का उल्लेख जो वो इसके ऊपर साथियों मिलता है, अशोक के धम का उल्लेख भी जो वो किसके ऊपर मिलता है, आपके स्तंभ लेखों पर साथियों मिलता है। उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो वो समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे अशोक के धम की। ठीक है, तो अशोक का धम क्या है? ठीक है, अशोक का धम क्या है, उस धम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, जी हाँ, हाँ, चलिए, अशोक का जो धम था वो क्या था? एक मिनट, माफी चाहूंगा, हाँ जी, अशोक का धम, अशोक का धम। तो अशोक का धम साथियों आप यही मान सकते हैं एक प्रकार से कि जो अशोक ने जो एक प्रकार से जो स्तंभ लेखों पर, है ना, स्तंभ लेखों पर जो एक प्रकार से जनता की भलाई के लिए जो नियम और सिद्धांत सिद्धांत प्रस्तुत किए, उन्हीं को धम कहा गया है। ठीक है, यानी कि जनता के नैतिक उत्थान के लिए, जनता के नैतिक उत्थान, नैतिक उत्थान के लिए अशोक अशोक ने जो संहिता, संहिता यानी कि जो नियम, एक प्रकार से इनको नियम बोल सकते हैं सीधी भाषा में, जो संहिता प्रस्तुत की, प्रस्तुत की, उसी को धम कहा गया है। ठीक है, उसी को क्या कहा गया है? धम कहा गया है। ठीक है साथियों, ये आप चीज़ थोड़ा सा ध्यान में जो वो रख सकते हैं कि धम, अशोक का धम क्या है। वैसे तो अपन धर्म से ले लेते हैं सीधा सा अर्थ, बाकी इसका अर्थ जो धर्म से नहीं लिया जा सकता सीधा सीधा। इसका अर्थ है जनता के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो संहिता प्रस्तुत की थी, जो नियम बनाए थे, उन्हीं को जो वो धम कहा गया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर धम का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो राज घोषणाएं हैं, जो जनता की भलाई की जो चीज़ें हैं, वो जो स्तंभ लेखों पे ऊपर अपने को मिलते हैं। ठीक है, अब अपन इन स्तंभ लेखों को साथियों डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये स्तंभ लेख जो वो कहाँ से मिलते हैं, क्या है। देखिए, 6 स्थान जहाँ से वृहद स्तंभ लेख मिलते हैं। वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। संख्या कितनी है साथियों? 7 है, संख्या 7 है साथियों। ठीक है, पहला है दिल्ली टोपरा। अब जो पहला नाम जब मैं लिखूंगा दिल्ली टोपरा, इसका मतलब है दिल्ली, इसकी आपके स्तंभ लेख की वर्तमान स्थिति दिल्ली, यानी कि अभी ये दिल्ली में है, और जब बनवाया गया था उस समय ये टोपरा में था। कहाँ था? टोपरा में। और टोपरा कहाँ है साथियों? याद रखिएगा, हरियाणा में। कहाँ है? टोपरा हरियाणा में। तो देखिए साथियों, इसे दिल्ली कौन लेकर के आया? तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से लाकर दिल्ली में इसको गढ़वा दिया था। ठीक है, तो फिरोज शाह कहाँ गढ़वाया? फिरोज शाह कोटला नगर में जो है वो इस अशोक के इस स्तंभ लेख को, अशोक के स्तंभ लेख को आपके टोपरा हरियाणा से जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला नगर में एक प्रकार से गढ़वा दिया था। ठीक है, इसीलिए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के कुछ उपनाम हैं, जैसे फिरोज शाह की लाट, सुनहरी लाट, यानी कि पीले पत्थर का बना है तो सुनहरी लाट इसको बोला गया। भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट इसको बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़े नाम आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी जरूर ध्यान में रखें थोड़ा। इसके बाद में है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए साथियों, एक चीज जरूर याद रखिएगा हमेशा कि सबसे पहले अगर ये पूछे कि सबसे पहले कौन सा स्तंभ लेख खोजा गया, टोटल स्तंभ लेख 6, सबसे पहले पढ़ा किसको गया? दिल्ली टोपरा को पढ़ा गया। दिल्ली टोपरा को सबसे पहले पढ़ा गया, और सबसे पहले खोजा किसको गया? तो दिल्ली मेरठ को सबसे पहले खोजा गया। ठीक है, और ऐसा स्तंभ लेख कौन सा है जिसके ऊपर 7 लाइनें हैं? तो साथियों, केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ही ऐसा है जिसके ऊपर 7 लाइनें हैं, 7 जो स्तंभ लेख हैं। बाकी सभी के ऊपर 6 लेख हैं, 6 ही स्तंभ लेख हैं, यानी कि 6 ही लाइनें बाकी सभी पर। सबसे पहले खोजा किसको गया? दिल्ली मेरठ को। सबसे पहले पढ़ा किसको गया? दिल्ली टोपरा को। ऐसा कौन सा अशोक का स्तंभ लेख है जिसके ऊपर 7 लाइनें? दिल्ली टोपरा। बाकी के ऊपर, सभी के ऊपर 6 है। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ को कब खोजा गया? इसको 1750 में टी फेंथेलर के द्वारा खोजा गया, और फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ यूपी में से दिल्ली में गढ़वा दिया। यानी फिरोज शाह जो तुगलक है,
फिरोज शाह जो तुगलक है उसने टोपरा वाले को तो दिल्ली में लगवा दिया और मेरठ वाले को भी कहाँ लगवा दिया, दिल्ली में लगवा दिया साथियों। मेरठ वाला जो था उसको भी दिल्ली में साथियों इसने लगवा दिया। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में एक है लौरिया अरराज और एक है लौरिया नंदनगढ़। अब देखिए साथियों, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़ और एक है रामपुरवा, ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, लौरिया इनकी वर्तमान स्थिति है, अरराज जब ये गढ़वाए थे तब की स्थिति है। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में ये तीनों जो वो लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्थित हैं, याद रखिएगा। बस इतना ही इनमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में प्रयाग कौशाम्बी। प्रयाग कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे अकबर ने प्रयाग से कौशाम्बी इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था। इसे अकबर ने प्रयाग से कौशाम्बी इलाहाबाद के किले में जो वो लगवा दिया था। इसलिए पहले तो ये अभी तो प्रयाग में है, पहले कहाँ बनवाया गया था? अशोक के द्वारा कौशाम्बी में बनवाया गया था। ठीक है साथियों, अब देखिए प्रयाग कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है उसमें क्या है क्या नहीं है। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख देखिए आप इस प्रकार से, आपका इसके ऊपर जो वो पशु का अंकन है। ठीक है, उसके बाद में नीचे देखिए, आप देख सकते हैं भारतीय शैली में ये स्तंभ लेख है, तो अवांगमुखी कमल भी है। इसके बाद में इसके ऊपर 6 लाइनें लिखी हुई हैं। कितनी लाइनें लिखी हुई हैं? 6 लाइनें इसके ऊपर लिखी हुई हैं साथियों। किससे संबंधित? सम्राट अशोक से संबंधित लिखी हुई हैं, क्योंकि ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद में साथियों गुप्त वंश की जब अपन बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समुद्रगुप्त के अभिलेखों में अपन प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख को भी पढ़ेंगे। जब प्रयाग प्रशस्ति में आपको पढ़ाऊंगा तब अपन जो है वो प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख को दोबारा डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि समुद्रगुप्त के बारे में इसमें क्या कहा गया है और समुद्रगुप्त में जो है वो इस पर क्या क्या चीज़ें उत्कीर्ण करवाई। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है उसको भी इसी के एक प्रकार से अशोक की जो लाइनें उसके नीचे प्रयाग प्रशस्ति को इसी स्तंभ लेख पर लिखवा दिया गया समुद्रगुप्त के द्वारा। और ये लिखवाया, इसकी रचना किसने की? हरिसेन के द्वारा। ये एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन के द्वारा रचित है और इसका जो उत्कीर्ण है वो किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने जो है वो एक प्रकार से करवाया। और उत्कीर्ण करने का कार्य किया किसने? तो वो कार्य किया एक प्रकार से तिल भट्ट ने। किसने किया? तिल भट्ट ने। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने रची है। किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका उत्कीर्ण किसने किया? इसको प्रयाग प्रशस्ति को जो है वो समुद्रगुप्त के कहने पर तिल भट्ट ने उत्कीर्ण किया। ठीक है, किसने उत्कीर्ण किया? तिल भट्ट ने इसके ऊपर इस प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण किया। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में इसके ऊपर एक बीरबल का लेख भी मिलता है। किसका लेख मिलता है? बीरबल का। अब ये बहुत कम जगह आपको ये चीज़ मिलेगी कि बीरबल का लेख मिलता है या नहीं मिलता। ज़्यादातर जगह इसमें 3 ही राजाओं के बारे में डिस्कस है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। ठीक है, बाकी अकबर का आपको बहुत कम जगह मिलता है। बाकी अकबर के बारे में भी कुछ लाइनें इसके ऊपर लिखी हुई है जो कि बीरबल के द्वारा लिखवाई गई है, क्योंकि अकबर खुद तो अनपढ़ था, तो जो बीरबल थे उन्होंने ऐसा कार्य करवाया, तो बीरबल का लेख भी इसके ऊपर मिलता है। इसके बाद में नीचे ही नीचे इसमें जहांगीर का लेख भी मिलता है। साथियों इसमें अभी भी और भी जगह बची हुई है, अगर आप लोग चाहें तो अपना लेख भी लिखवा सकते हैं। बस आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप ये लेख लिखवाने योग्य बने। ठीक है, तो ये तो चलो मजाक की बात थी। बाकी प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख जो है वो आपका यही है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। साथियों इस टॉपिक को अपन जल्द ही, जैसे अभी 2-3 वीडियोस तो और बन जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ। बाकी ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देते हैं तो उसमें लगातार बोलने की वजह से मेरे से भी सही जो एक्सप्लेन नहीं किया जा पाता फिर। तो थोड़ा सा इस प्रकार से अपन पढ़ें कि आराम से पढ़ें थोड़ा। अभी कोई अपना वैकेंसी भी डिक्लेयर नहीं हुई है। बहुत अच्छे से बिल्कुल तरीके से पढ़ते चलेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे सिलेबस को, और निश्चित ही आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए कि आपको कोई व्यक्ति जो है इतना शानदार मैटर जो वो दे भी रहा है, यूट्यूब पर भी दे रहा है, तो आप ज़रूर पढ़ें। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे रेट में आपने किया था। बहुत शानदार मैटर देंगे निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल तरीके से देंगे, बिल्कुल जिस हिसाब से आपका सिलेबस बना है उसी हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। टॉपिक वाइज जो टॉपिक सिलेबस में है वही नाम अपने को वीडियो में आपको मिलेगा।
ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।